नमस्कार दोस्तों। तो कल एक बहुत ही कायरतापूर्ण घटना पाकिस्तान द्वारा फिर से की गई और लश्कर ए तैयबा का नाम फिर से एक बार सामने आया। द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम सामने आया। पहलगाम जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है श्रीनगर के आसपास, जो कि जम्मू कश्मीर में एक पहलगाम बड़ा ही टूरिस्ट प्लेस है, स्विट्ज़रलैंड टाइप उसको कहा जाता है। वहाँ पर टूरिस्ट बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं और इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में गए हुए थे। उसी दौरान क्या होता है कि दो तीन जो टेररिस्ट हैं, ये पूरी न्यूज़ आपने देखी ली होगी, हमने कवर भी किया है। दो तीन टेररिस्ट आते हैं और लोगों को उनके रिलीजन पूछ करके गोली मार दी जाती है। 22 टूरिस्ट कहा जा रहा है, 22-26 मतलब अलग अलग नंबर्स अभी तक आ रहे हैं इसमें। तो कहा जा रहा है कि इतने टूरिस्ट को वहाँ पर मार दिया गया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई एक विमेन से, जिनके हस्बैंड को इन टेररिस्ट ने मार दिया। उस विमेन से कहा उसने कि जाओ और जा करके मोदी से कह देना, जो ये मैसेजिंग देने की कोशिश है। कट टू उसके बाद मोदी जी जो हैं वो सऊदी ट्रिप पर गए हुए थे, ट्रिप कट शॉट की गई। पूरे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इसमें पूरे इंडिया के साथ खड़े हैं। सब ने अपने अपने मैसेजेस भारत के लिए दिए हैं। काफ़ी मतलब बहुत ही अजीब सा ये घटना था और लोगों को जो रिलीजन पूछ करके वहाँ पर टेररिस्ट ने मारा। ऐसी घटनाओं से पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा आहत, पूरा भारत एक तरीके से बहुत ज़्यादा आहत है, या आप कह लो पूरी दुनिया एक तरीके से बहुत ज़्यादा आहत है। तो 22 टूरिस्ट, जो 22 मासूम लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपनी छुट्टियाँ शायद अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वहाँ पर गए हुए थे। जंगल से निकल करके 3 टेररिस्ट आते हैं AK-47 के साथ और ओपन फायर कर देते हैं और मतलब रिलीजन पूछ पूछ कर गोलियां मारी जाती हैं लोगों को। उसके बाद पूरा आर्मी ने उस पूरे एरिया को घेर लिया है और अपनी जांच पड़ताल चल रही है, उनकी खोज हो रही है। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, अभी जो डिस्कस करना है वो तो करेंगे ही। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीइंग एन इंडियन, एक वीडियो मैं आज बना रहा हूँ जब ये घटना हुई है और इसको हमने पहले भी कवर किया है। कल हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी इस पूरी घटना के ऊपर। एक वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब इन टेररिस्ट को मारा जाएगा, यानी कि इनका एनकाउंटर किया जाएगा हमारी इंडियन आर्मी द्वारा। और ये मेरा आपसे वादा रहा और ये बहुत जल्दी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, मुझे पता है। चलिए अब आज डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए इसमें नाम आया द रेजिस्टेंस फ्रंट का। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस पूरी जो घटना है उसकी जिम्मेदारी ली है। लश्कर ए तैयबा का एक ऑफशूट कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट को। तो आज इस वीडियो के अंदर में काफ़ी डिटेल में हम समझने वाले हैं कि ये लश्कर ए तैयबा कैसे बना, कैसे ये ऑपरेट करता है, ये कश्मीर में इसका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे हो पाया, कब हो पाया। एक बार ख़त्म हो चुका था ये लश्कर ए तैयबा, हाफिज़ सईद आप जानते हो, नाम सुना ही होगा आपने। ये एक बार ख़त्म हो चुका था, फिर से ये दोबारा से कैसे इतना स्ट्रांग होने लगा। रेजिस्टेंस फ्रंट का उदय कैसे हुआ, ये कैसे आया, इसका ओरिजिन क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, फाइनेंसिंग कैसे होती है, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट टेरर की जो लश्कर ए तैयबा की पूरी पोल खोल है वो आज इस पूरे वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। पर एक वीडियो बनाई थी इसके पहले इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर कि ओरिजिन कैसे हुआ इस्लामिक टेररिज्म का और पूरी दुनिया में ये इस्लामिक टेररिज्म का उदय कैसे हुआ, बेसिकली वो कैसे शुरू हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में, और अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के एक बार देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया है। तो खैर एक बार रिकैप कर देता हूँ उसका कि इस्लामिक टेररिज्म का जो आपको उदय दिखेगा वो, या टेररिज्म का, ग्लोबल टेररिज्म का जो आपको उदय दिखेगा, पैलेस्टीन की डिमांड को लेकर के कई सारे ग्रुप्स बनना शुरू हुए और मोस्टली ये ग्रुप्स जो है अरेबियन पेनिनसुला में बने, क्योंकि वहीं की घटना थी। तो अरेबियन पेनिनसुला में मोस्टली ये ग्रुप्स बन रहे थे, लेकिन शुरुआत में जो ये ग्रुप्स बने जो टेररिज्म की तरफ बढ़े वो सारे लेफ्ट बेस्ड ग्रुप्स थे। लेकिन आपको पता है कि पूरे अरब में उस समय पर पैन अरेबिज्म का एक आइडियोलॉजी चल रहा था। पैन अरेबिज्म की आइडियोलॉजी बेसिकली क्या थी कि सारे अरब देश एक साथ मिलो, और ये सारे अरब देश जो अरेबिज्म को फॉलो करते, सारे अरब देश अगर एक साथ आएंगे जो अरब मूल के हैं, क्योंकि माना जाता था कि जो इजराइल हैं या जो ज्यूज़ हैं वो अरब नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ये सारे अरबियन देश जो हैं वो एक साथ आएंगे और अगर इजराइल के अगेंस्ट युद्ध लड़ते हैं तो फिर एक बहुत अच्छी बात होगी। और उसमें ये लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन इजिप्ट की उसमें हार हो जाती है। मतलब जो इसमें अरब पावर्स थे उनकी बुरी तरीके से हार हो जाती है। आपको पता है कई बार इजराइल ने इन अरब देशों को हरा दिया। यौम किपर वॉर उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। तो इनकी हार के बाद क्या, इजिप्ट, और इनका लीडर था इजिप्ट इन अरब देशों का, तो इनकी हार के बाद क्या होता है कि पैन अरेबिज्म का जो पूरा आइडियोलॉजी था ये टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है तब कुछ जो लीडर्स हैं, जो रिलीजियस टाइप ऑफ लीडर्स हैं, खोमेनी उसका एक चेहरा उसका खोमेनी बनता है। ये लीडर्स निकलते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो ये आप ना ये शर्ट पैंट पहनते हो, कोट पैजामा, ये कोट टाई शर्ट पहनते हो, ब्रिटिशर्स की तरह दिखते हो,
आप अपने इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हो, इसलिए अल्लाह आपकी मदद नहीं कर रहा है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। मतलब इस तरीके से ये लोगों को बरगलाना शुरू करते हैं और वहाँ से फिर आपको एक इस्लामिक रेडिकलिज्म की तरफ जो मतलब आगे बढ़ना शुरू होता है, वो आपको शुरुआत वहाँ पर दिख जाएगी। और इसी दौरान सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो पूरी किंगडम थी उसके खिलाफ भी कई ग्रुप्स खड़े होना शुरू हो चुके थे। सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो ग्रुप्स खड़े थे वो वहाबिज़म को फॉलो करने के ऊपर मतलब आमादा थे कि वहाबिज़म टाइप ऑफ इस्लाम फॉलो करो, आप अपने इस्लाम से दूर मत हो। क्योंकि सऊदी अरेबिया उस समय तक जो है यूएस को पूरी तरीके से एक्सेस दे रहा था, यूएस के साथ मिल करके ऑयल का व्यापार कर रहा था, सब कुछ कर रहा था सऊदी अरेबिया उस टाइम पर। तो ये लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भाई यूएस का प्रेजेंस सऊदी अरेबिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये यूएस जहाँ पर रहते, जहाँ इनका बेस होता था, वहाँ पर ये मतलब पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर ये यूएस के सोल्जर फॉलो करेंगे जो सिक्योरिटी के लिए थे, या यूएस की जो कंपनीज आ रही है वो पूरा वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रही। तो इस वजह से ये वहाबिज़म टाइप ऑफ इस्लाम का बढ़ाने को शुरू किया गया कुछ ग्रुप्स द्वारा कि मतलब इस, और वहाबिज़म क्या था इस्लाम का, वो इस्लाम का तरीका है वहाबिज़म जो बेसिकली काफ़ी रेडिकल है और ये कहता है कि मतलब इस्लाम ही होना चाहिए पूरे दुनिया में। तो काफ़ी रेडिकल तरीका है वहाबिज़म, वहाँ से सऊदी अरेबिया से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद शुरुआत होते होते ये मतलब पूरा अफ़गानिस्तान पहुंचता है, अफ़गानिस्तान में तो पहुंच जाता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में आपको कई जगह पर दिखेगा, कई सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रहे हो वो इसी पूरी आइडियोलॉजी के बेस पर बने हुए हैं। तो यहाँ से ये पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फ़र्क था। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो उस समय पर देखिए, उस समय का अब आते हैं, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था लगभग 1979 तक। 79 में मैंने आपको कहा था कि बड़ी घटना हुई और उसके बाद से पूरा दौर चेंज होता है, उसको हमने डिस्कस करना था। तो 1979 जब ये पीरियड आता है तो 1979 के समय पर क्या होता है कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंटर कर जाता है ऑफिशियली। और जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंटर करता है तो कई सारे छोटे छोटे ऐसे लूजली पैक्ड ग्रुप्स जो होते हैं अपने अपने कमांडर, अपने अपने लीडर के अंडर, ये सोवियत यूनियन से लड़ाई करना शुरू करते हैं। अब सोवियत यूनियन तो घुसता तो अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन टेरेन बहुत डिफिकल्ट, पहाड़ी इलाका, शहरों पर तो कब्जा कर लिया सोवियत यूनियन ने, 4-5 दिन में कब्जा कर लिया। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है और ये सब एरियाज थे जो यूएस भी कभी क्रैक नहीं कर पाया, अफगानिस्तान बहुत डिफिकल्ट टेरेन था। तो वहाँ पर ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं जिनको महाज कहा जाता था, ये बनना शुरू हुए और ये सोवियत यूनियन से लड़ना शुरू हुए। और इनका ही नाम लूजली पैक्ड टर्म्स में इनको मुजाहिद्स कहा जाता था, लड़ने वाले। और इन्हीं को अगर जॉइंटली कहा जाए तो मुजाहिदीन्स कहा गया। तो मुजाहिदीन्स का वहाँ से उदय होता है। और जितने भी आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में देखते हो, ये सब इसी दौर में बने हुए हैं और इसी दौर से निकले हुए हैं। और या फिर कोई बहुत बड़ा लीडर जो अपना एक ग्रुप लड़ता था, जो सोवियत से लड़ा, जो बाद में जल करके यूएस से लड़ा, उसने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आज इंडिया में या जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं या पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो इसी मतलब अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं उनका जो लिंक है वो इसी चीज़ से जुड़ा रहता है। तो वहाँ से फिर मुजाहिदीन्स के अंडर से कई सारे ग्रुप्स बनते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक पूरा चार्ट देख रहे होगे, ये सारा चार्ट सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में एंटर करने के बाद का है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बने। खास तौर से मैं, बाकी तो आप छोड़ दिए, बाकी तो सब अलग अलग टाइम पे बने हैं, लेकिन इसमें से भी अंसारुल इस्लाम है, अलकायदा है, फिर वहाँ पर आपको फतेह अल इस्लाम दिख रहा है, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड दिख रहा है, अलकायदा दिख रहा है, बोको हराम दिख रहा है, अलकायदा दिख रहा है, अल शबाब दिख रहा है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के एंट्री के बाद के ही बने हुए हैं। खैर, मैं यहाँ पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ क्योंकि हम लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ अफगानिस्तान के ऊपर। मैप यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया है। तो अफगानिस्तान के ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। अफगानिस्तान से निकले हुए ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखोगे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनका नाम TTP आप अभी भी सुनते हो, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा, अफगान तालिबान, ये टॉप 4 थे। उसके बाद कई सारे और बने, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो है बॉर्डर का एरिया, बॉर्डर के एरिया पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और आज भी आपको खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा जो इस बारे में बात करूंगा वो हक्कानी नेटवर्क के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये हक्कानी नेटवर्क वो ऑर्गेनाइजेशन था जो कहा जाता है कि मुजाहिदीन्स और तालिबान दोनों को ही जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल सपोर्ट दिया है हमेशा से। जलालुद्दीन हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये सब इसके फाउंडर्स रहे एक तरीके से। और हक्कानी नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान में भी अच्छी पैठ थी इनकी, पाकिस्तान आर्मी के साथ भी अच्छी पकड़ थी इनकी। तो ये बड़ी बड़ी घटनाओं को कर करके ये पाकिस्तान में भी छुप जाते थे और फिर जब
मामला शांत हो जाता था तो ये वापस से अफगानिस्तान में जाते थे, और बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया था इनका, और कहा जाता है 2-3 हज़ार लड़ाके हक्कानी नेटवर्क में से जुड़े हुए थे और इनके साथ काम करते थे। ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसका नेता, जिसका लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी आज मिनिस्टर बना हुआ है, जिसका रिलेटिव हक्कानी एक और है जो अब तालिबान सरकार में मिनिस्टर भी है। ये वही हक्कानी है जिसने फ़ोन करके अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को कहा था कि सरेंडर कर दो वरना घर में घुस के गोली मार देंगे, जब यूएस भाग रहा था। ये वही हक्कानी नेटवर्क है। हक्कानी नेटवर्क से सब डरते थे उस टाइम पर, इवन तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स की भी थर थर हाथ कांपते थे हक्कानी नेटवर्क से, इतना दबदबा था हक्कानी नेटवर्क का अफ़गानिस्तान के अंदर में। तो अफ़गानी जो ये हक्कानी नेटवर्क है, ये उनमें से सबसे बड़ा टेरर मतलब ग्रुप बन करके सामने आया जो सोवियत यूनियन से लड़ा, और बाद में आपको पता ही है कि वहाँ सिचुएशन चेंज हो जाती है। उसमें क्या होता है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में से जो खड़े किए हुए पाकिस्तान द्वारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान दिखेगा। अच्छा, ये कैसे खड़े हुए? तो आपको ध्यान होगा कि सोवियत यूनियन से जब लड़ाई चल रही थी इन लोग की, तब होता क्या है कि पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी स्टेट की तरह यूज़ किया जाता है यूएस द्वारा, और यूएस कई सारे लड़ाके जो सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे उनको ऑफिशियली ट्रेनिंग दी थी यूएस ने, उनको ऑफिशियली ट्रेनिंग दिलवाई थी यूएस ने, पीछे सपोर्ट किया था, फाइनेंस किया था उनको, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स को खड़ा किया था, उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब समझाया था, पढ़ाया लिखाया गया था उनको, किस तरीके से फाइट की जाती है, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, ये सब कहाँ उनको नॉलेज थी, कुछ नहीं थी। वो बेचारे बंदूक लेकर के जाके सामने खड़े हो जाते थे और फिर मार दिए जाते थे ज़्यादातर। उनको समझाया गया कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, ये सब कुछ बड़ा मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से उनको समझाया गया, और बाद में वो यूएस के लिए बड़ी दिक्कत बन गए, सब सामने आ गए। 2001 की घटना जहां पर जो यूएस के ऊपर अटैक होता है, और उसके बाद आपको पता ही है कि यूएस के लिए ही वो सब बड़ी दिक्कत बन गए, वो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ से ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हुए, उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट माना जाता है पाकिस्तान ने खड़ा किया वो लश्कर ए तैयबा को माना जाता है। अब लश्कर ए तैयबा की शुरुआत कैसे हुई? वो शुरू हुई हाफिज़ सईद ने उसको शुरू किया था। ये हाफिज़ सईद है, इसके बारे में आप जान ही रहे होगे, इसको आपने देख रखा ही होगा। अब हाफिज़ सईद कैसे इस पूरे उसमें आता है और इस पूरे पिक्चर में आता है, फिर ये चीज़ जा करके कनेक्ट होगी सऊदी अरेबिया से। तो देखिए, हाफिज़ सईद जो है वो कहा जाता है कि इसकी पैदाइश जो है वो हरियाणा हिसार विसार के पास हुई है, और पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चला गया, लाहौर में जा करके रहने लगा। और हाफिज़ सईद नाम भी इसका ऐसे पड़ा क्योंकि रिलीजन की तरफ इसका शुरू से झुकाव रहा, चूँकि और रिलीजन की तरफ झुकाव रहा, रिलीजियस टेक्स्ट को बड़ा जल्दी ये याद कर लेता था, उस वजह से इसका नाम हाफिज़ सईद पड़ गया। और एक सब जो जितने भी आप इन टेररिस्ट्स को देखोगे, इनको सबको एक आका की ज़रूरत होती है, एक मतलब एक वो छोटा सा जो क्लिक है वो मिलने की ज़रूरत होती है। तो हाफिज़ सईद को वो क्लिक मिला भवलपुरी की वजह से। भवलपुरी एक अगेन एक रिलीजियस लीडर था, और हाफिज़ सईद का मामा, रिलेशन है, मामा वामा कुछ लगता था, उसका ही बेटा था अब्दुल रहमान मक्की। ये अब्दुल रहमान मक्की के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, बहुत ही मतलब दुर्दांत आतंकवादी था ये भी। और हाफिज़ सईद और अब्दुल रहमान मक्की जो है भाई भी थे, और अब्दुल रहमान मक्की इसका साला भी था क्योंकि उसकी बहन से हाफिज़ सईद की शादी भी हुई। तो हाफिज़ सईद और अब्दुल रहमान मक्की साथ में बचपन से पले बड़े हैं। अब्दुल रहमान मक्की शुरू से ही जो है वो थोड़ा ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता था। हाफिज़ सईद उन लोगों में से एक था। अब देखो, पाकिस्तान में उस समय पर अगर आप देखोगे तो मतलब नदारत था एजुकेशन। आज भी बड़ा कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे पाकिस्तान में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। हाफिज़ सईद ने बीटेक किया, बीटेक ग्रेजुएशन में बीटेक किया, और भी ये पढ़ना चाहता था, उसलिए ये सऊदी अरेबिया भी गया। सऊदी अरेबिया जब ये पहुंचा है तो वहाँ पर ये वही दौर था जब मैं आपको बता रहा था कि वहाबिज़म जो है सऊदी अरेबिया के अंदर बड़ा तेज़ी से फैल रहा था, और किंगडम के अगेंस्ट कई लोग अपनी ज़बान खोलना शुरू कर रहे थे, किंगडम के अगेंस्ट कई लोग खड़े हो रहे थे। ये वो लोग थे जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की वेस्टर्न पावर्स को सऊदी अरेबिया में नहीं आने देना चाहते थे। इन्हीं जैसे टाइप के लोगों के साथ, बड़े रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों के साथ उठना बैठना हाफिज़ सईद का शुरू होता है, वहीं पर इसकी पहचान होती है। उसके बाद ये अपनी आगे की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सऊदी अरेबिया में कुछ टाइम रहने के बाद ये अफ़गानिस्तान पहुंचता है। और जब ये अफ़गानिस्तान पहुंचता है, ये वही दौर था 1979 लेट 70s का 80s का ये दौर था, अर्ली 80s का ये दौर था, जब 79 में सोवियत यूनियन वहाँ पर घुस चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर, और वहाँ पर उसकी लड़ाई जो है वो चल रही है, कई सारे मुजाहिदीन वहाँ पर बन चुके हैं। तो हाफिज़ सईद इसी समय पर अफ़गानिस्तान पहुँच गया। और जब ये अफ़गानिस्तान इस समय पर वहाँ पर पहुँचा तो ये जिन लोगों के साथ सऊदी अरेबिया में उठता बैठता था,
जिनके साथ ये पूरा मतलब रेडिकल जो वहाबिज़म को फॉलो करते थे उनके साथ जो उठता बैठता था वो सब वहाँ पर जा करके किसी ना किसी महाज मतलब कहा जाता है ग्रुप्स उनको ज्वाइन कर चुके थे मुजाहिदीन्स के। तो उनके साथ वहाँ पर उसकी फिर से मुलाकात होती है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से ये एक पूरा ये मुजाहिदीन्स का जो मूवमेंट था उसके साथ पहली बार ऑफिशियली जुड़ता है, और किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट पहली बार वहीं से होती है। अब्दुल रहमान मक्की क्योंकि वो शुरू से पाकिस्तान में इस तरीके के लोगों के साथ उठता बैठता था, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका था और इसका भाई था, तो उसने इसको ऑफिशियली एक तरीके से ज्वाइन भी करा दिया। अब क्योंकि ये थोड़ा एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, रिलीजियस टेक्स्ट में काफ़ी तेज़ था, तो इसने क्या किया कि रिलीजियसली एजुकेट करना शुरू किया लड़कों को, और फिर समझाना शुरू किया, पढ़ा लिखा था, उस तरीके से डील करना शुरू किया। तो इससे जो ऊपर के बैठे हुए लोग थे, हेड थे, वो काफ़ी खुश होते हैं। इसी दौरान 1980s के दौरान ही वहाँ पर जियाउल हक जो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, उस समय वो प्रेसिडेंट था जियाउल हक, उसकी नज़र पड़ जाती है हाफिज़ सईद के ऊपर, और उसको चाहिए थे ऐसे लोग जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ा कर सकें विद द सपोर्ट ऑफ यूएस। अब आपको याद होगा, ध्यान होगा, यूएस पहुँच चुका है और जियाउल हक पूरा तरीके से सपोर्ट यूएस का वहाँ पर मिल रहा है हर चीज़ से। तो जियाउल हक ने हाफिज़ सईद को पिक किया, और थ्रू जियाउल हक, उसके लिंक की वजह से हाफिज़ सईद बड़े बड़े उस समय पर जो मुजाहिदीन्स के लीडर बने, जिनके दम पर मुजाहिदीन्स खड़े हुए, जिनको देख करके, जिनकी तकरीरें सुन करके, जिनसे सीख करके, उन लीडर्स जो पूरा सपोर्ट था उनको भी पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से मिल रहा था। पाकिस्तान की आईएसआई बाकायदे उनको ट्रेनिंग्स दे रही थी, हथियार दे रही थी, पैसे दे रही थी, और ये सब यूएस के थ्रू हो रहा था। तो उसी समय हाफिज़ सईद को भी ये सपोर्ट ज़ियाउल हक का मिला, और ज़ियाउल हक के लिंक की वजह से ये मिल पाया अब्दुल्ला आज़म से। ये जो दिख रहा है व्यक्ति अब्दुल्ला आज़म, ये एक तरीके से कह सकते हो पोस्टर बॉय, मतलब ये मतलब आका कह सकते हो। अफगानिस्तान का पूरा टेररिज्म जो था उसका आका था अब्दुल्ला आज़म। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अब्दुल्ला आज़म ब्रिगेड आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये अब्दुल्ला आज़म ब्रिगेड इसी के नाम पर बनी हुई है। तो ये एक पोस्टर बॉय अफगानिस्तान टेररिज्म का बना हुआ था। तो अब्दुल्ला आज़म के शिष्यों में कई सारे बड़े नाम शुमार हैं, जिसमें एक हाफिज़ सईद अब्दुल्ला आज़म का शिष्य बनता है। यहीं पर लश्कर ए तैयबा के पहले अलकायदा बन चुका है। अलकायदा को बनाने वाला ओसामा बिन लादेन भी अब्दुल्ला आज़म का एक तरीके से कह लो आप शिष्य था, और इसमें हक्कानी जो हैं वो भी इसके अब्दुल्ला आज़म के शिष्य रहे हुए हैं। और भी कई सारे बड़े नाम तालिबान में जो आज आप देखते हो जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं वो भी अब्दुल्ला आज़म के सब एक तरीके से कह लो कि मुल्ला उमर वगैरह ये सब जितने थे सब अब्दुल्ला आज़म के आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे और इसके अंडर में काम करना चाहते थे और इसके आइडियोलॉजी के ऊपर चलना चाहते थे। यहीं पर इसकी मुलाकात, हाफिज़ सईद की मुलाकात जो है वो हो जाती है अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन से। ओसामा और हाफिज़ जो सईद हैं वो बहुत साथ में कई सारी घटनाओं को अंजाम भी देते हैं और साथ में काम भी करते हैं, और यहीं से इस सारे सपोर्ट के बाद हाफिज़ सईद को बोला जाता है कि आप एक जम्मू कश्मीर को टारगेट करके एक ग्रुप बनाइए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो ऑपरेट कर सके जम्मू कश्मीर में। अब इसी सब को देखते हुए और क्योंकि फाइनेंसर मिल गया, ओसामा बिन लादेन का जो थोड़ा सा इतिहास अगर आपको पता हो तो शुरुआत में वो कोई टेररिस्ट वैरिस्ट कुछ खुद गन बंदूक लेकर के आगे नहीं लड़ने जाता था। और इस समय पर आप जितने देखो हाफिज़ सईद कौन सा लड़ने जाता था आगे, कोई नहीं। अब्दुल्ला आज़म नहीं जाता था, मुल्ला उमर नहीं जाता था, कोई ये सब फ्रंट लाइन पर लड़ने थोड़ी जाते थे। ये पीछे से अपनी तकरीरों के दम पर लोगों को मोटिवेट करते थे और ये लोग फिर आगे लड़ते थे। वही हाल जो है वो जैश ए मोहम्मद वाले मसूद अजहर का भी, ये बड़ा बहुत तेज़ी से लोगों को मोटिवेट करता है वो। तो हाफिज़ सईद भी उसी तरीके से था। तो इसमें देखो ओसामा बिन लादेन जो है वो एक टेरर फाइनेंसर हुआ करता है, क्योंकि सऊदी की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन फैमिली जो थी उससे ओसामा बिन लादेन का ताल्लुक था। वहाँ से ओसामा बिन लादेन आता था। ओसामा बिन लादेन के फादर ने कई सारी मतलब 20-22 शादियाँ की थी और 50 भाई बहन थे, ऐसा कहा जाता है। तो ओसामा जो है उस फैमिली से बिलोंग करता था और वो फाइनेंसिंग किया करता था। तो लश्कर तैयबा को फाइनेंस की ज़रूरत थी। जियाउल हक ने अब्दुल्ला आज़म से मिलवाया और अब्दुल्ला आज़म जो है उसने उसी के थ्रू ये मिल गया ओसामा बिन लादेन से, फाइनेंसिंग का जुगाड़ हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया कि मिल करके हाफिज़ सईद ने कुछ और लोगों के साथ मरकज़ उद दवा वल इरशाद करके एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया 1980 में। ये तो बस नाम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली काम था टेरर फैलाना, काम था आतंकवाद, और जम्मू एंड कश्मीर इनका था टारगेट। अब यहाँ पर इन्होंने इसी का मिलिट्री विंग बनाया लश्कर ए तैयबा को। लश्कर ए तैयबा जो नाम 1987 में पड़ा।
शुरुआत में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये 1980s में लंबे समय तक ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पर काम करती रही। मुजाहिदीन को एजुकेट करना, सपोर्ट करना, पूरा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का यही था। और उस समय पर इसी दौरान इसको ओसामा का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। इवन जो हाफिज़ सईद के ओसामा से लिंक थे, जब यूएस ने ओसामा को मारा था तो जिसके पास से जो हार्ड ड्राइव बरामद हुई थी उसमें भी हाफिज़ सईद के ऊपर के खिलाफ पुख्ता सबूत थे कि हाफिज़ सईद लास्ट मोमेंट तक ओसामा से बात करता रहा था, इन्फॉर्मेशन ओसामा तक पहुंचाता रहा था। तो हाफिज़ सईद आप समझ सकते हो कितना क्लोज रहा था ओसामा के। जिस दौर में वो किसी से बात नहीं करता था ओसामा, उस दौर में भी वो हाफिज़ सईद से ज़रूर कनेक्ट रहता था, थ्रू चिट्ठियों के थ्रू ज़रूर हाफिज़ सईद से बातचीत उसकी होती रहती थी। तो यहाँ पर जब मरकज़ उद दवा वल इरशाद बन गया 1980 में, इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है 1987 में लश्कर-ए-तैयबा, उसको एक मिलिट्री विंग बनाया गया जिसका नाम लश्कर-ए-तैयबा रखा गया। अब आपको ध्यान में होगा कि लश्कर-ए-तैयबा तो बन गया और शुरुआत के दौर में इसने बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स किए, कई सारे इंसिडेंट्स में भारत ने भी इवन कई सारे इंसिडेंट्स इन लोगों ने किए जो बहुत डेडली रहे। 2008 का अटैक लश्कर-ए-तैयबा ने उसकी जिम्मेदारी ली, 2005 का अटैक लश्कर-ए-तैयबा ने उसकी जिम्मेदारी ली, पार्लियामेंट वाला अटैक लश्कर-ए-तैयबा ने उसकी जिम्मेदारी ली। ये सब लश्कर-ए-तैयबा के काम थे। अब लश्कर-ए-तैयबा का देखो ऑपरेट करने का तरीका जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। ऑपरेट कैसे ये करते थे, तो तरीका ये था कि ये ऑपरेट करने के लिए, जैसे उस समय एक इंडियन मुजाहिदीन करके ग्रुप हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। तो इंडियन मुजाहिदीन क्या करता था कि लोकल लड़कों का एक ग्रुप था इंडियन मुजाहिदीन। वो लोकल लड़के थे, बहुत ट्रेनिंग होती नहीं थी उनको, ओपन फायर कर देते थे कहीं पर, इस तरीके की घटना करते थे जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता था और पकड़े भी जाते थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि पुलिस कैसे ट्रैक कर रही है, लोकेशन कैसे है, सब कुछ पता चल जाता था पुलिस को या फिर आर्मी को, और वो जाते थे एलिमिनेट कर देते थे। तो इंडियन मुजाहिदीन के ही लड़कों को लश्कर-ए-तैयबा ने पिक किया जब वो एकदम ग्रुप बहुत कमज़ोर हो गया। जो फाउंडिंग फादर्स थे उसके बारे में कहीं बात करेंगे, वो सब मारे वारे जा चुके थे। तो इंडियन मुजाहिदीन के लड़कों को लश्कर-ए-तैयबा ने पिक किया और उनको जा कर के ट्रेनिंग दिलवाई। पाकिस्तान का जो इलीगली जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ भारत का हिस्सा, जो पीओके कहा जाता है, जाफराबाद वगैरह का एरिया है, मुजफ्फराबाद वगैरह का एरिया है, वहाँ पर जा कर के इनको ट्रेनिंग दिलवाई गई इन लड़कों को जो इंडियन मुजाहिदीन के थे। और लश्कर को इसीलिए गुड बॉयज़ ऑफ आईएसआई भी कहते हैं, मतलब ये पूरा आईएसआई इसको सपोर्ट करता था। आईएसआई इनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स बनवाता था, पाकिस्तान के जनरल्स को अरेंज करता था, वो ट्रेनिंग देते थे, पूरा 2-3 महीने की कई सारे राउंड्स की, कई सारे फेजेस की ट्रेनिंग होती है, वो सब करते थे। और फिर इन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया था जो सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है, जो फ़िदाइन कहा जाता है, फ़िदाइन अटैक, वो लश्कर-ए-तैयबा का ही तरीका था फ़िदाइन अटैक करने का। ये सब काम जो है लश्कर-ए-तैयबा ने शुरू किया और इसमें इनको आईएसआई से पूरा सपोर्ट जो है वो मिलता रहा। और अब पाकिस्तान में ट्रेनिंग होकर के ये वापस भारत आते थे तो एक बार पहले बॉर्डर क्रॉस करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वापस भारत आएंगे, यहाँ पर इनको हथियार दिया जाएगा और फिर ये अपने बड़ी बड़ी घटनाएं करते थे। अब दिक्कत क्या थी लश्कर-ए-तैयबा के साथ, इसका क्यों दमन होना शुरू हुआ? अब देखिए, दमन होना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के जब आतंकवादी पकड़े जाते थे, जिंदा पकड़े जाते थे, तो फिर वो पाकिस्तान के साथ सीधा सीधा लिंक इस्टेब्लिश हो जाता था, या उनके पास कोई सामान ऐसा मिल जाता था या फिर वो बयान देते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जब ये कोई घटना करते थे, मतलब ये पहले से ही पता हो जाता था क्योंकि मूवमेंट बॉर्डर के पास होती थी, इंटेलिजेंस को पता लग जाता था कि कोई ऐसी घटना होने वाली है। लश्कर-ए-तैयबा की कहा जाता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा था हमेशा से इनके लिए। दूसरी चीज़ ये थी कि इसी दौर में आपको पता है कि 1992-3 के बाद का अगर आप दौर देखोगे तो यूएस के साथ समस्याएं शुरू हो चुकी थी। यूएस तालिबान से लड़ने अब एंटर कर चुका था अफगानिस्तान के अंदर और पूरी सिचुएशन रिवाम्प ओवरहॉल हो चुकी थी। एक समय पे जो आईएसआई को सपोर्ट यूएस का मिल रहा था, पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी स्टेट की तरह यूज़ किया जा रहा था, ये सब लीडर जो हैं मतलब गोद में बैठे हुए थे आईएसआई के, इनको पैसा, सिराजुद्दीन हक्कानी को पैसा मिल रहा है, हाफिज़ सईद को पैसा मिल रहा है, और लखवी को पैसा मिल रहा है, इन सबको पैसा वैसा मिल रहा है, सब बड़ा आराम से मतलब कंफर्टेबली इनकी ज़िंदगी चल रही है। अब रातों रात इनकी ज़िंदगी पलट जाती है, बदल जाती है। अब यूएस जो है वो कहता है इनको, पाकिस्तान को, भाई ये सब खेल बंद करो, जो खेल हमने शुरू किया वो ख़त्म करो, हो गया, T20 मैच ख़त्म हो गया, अब गेम दूसरा है। अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के भी कंट्रोल से सब बाहर हो जाते हैं, पाकिस्तान कैसे कंट्रोल करेगा इन लोग को, और ये सब अपनी अपनी सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। एकदम पाकिस्तानी कंट्रोल के सब बाहर हो गए और एकदम आतताई हो गए सब। इसमें से कई सारे जो हैं वो तालिबान बनाए, कई सारे अपने छोटे छोटे महाज बनाए और दुनिया भर की लड़ाई चल रही थी। और 2001 का समय अगर आपको ध्यान में हो, ये वही समय था जब यूएस में बड़ी आतंकवादी घटना होती है, अलकायदा का नाम उसमें सामने आता है, और तब यूएस ने जो चूल्हा है उसको जलाया और तवा गरम करना शुरू किया पाकिस्तान के लिए, कहा एकदम बंद हो जाना चाहिए, और प्रेशर काफ़ी पाकिस्तान पर पड़ना शुरू हुआ। तो जब पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ा, आईएसआई के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो जाहिर सी बात है लश्कर-ए-तैयबा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसको टारगेट किया गया। इंडिया ने बहुत
इंटरनेशनली इस चीज़ को ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा किया, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली इस चीज़ को उठाया, तो प्रेशर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डाला। उसके बाद लश्कर ए तैयबा के ऊपर जब प्रेशर पड़ा, हाफिज़ सईद को चूँकि जेल भी जाना पड़ा था इसमें, तो उसके बाद इसका नाम बदल करके इनको जमात उत दवा 2001 में रखना पड़ा था। अब देखो ये लश्कर ए तैयबा क्योंकि ये कमज़ोर होता चला गया, इसके कई सारे कारण थे कमज़ोर होने के। एक कारण था कि ये वाला यूएस का पूरा सपोर्ट पीछे से खिंच गया क्योंकि उन्हीं के दम पे बना होता, और दूसरा कारण ये था कि अब आईएसआई को वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा लश्कर ए तैयबा की ज़रूरत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि लश्कर ए तैयबा जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया सीधा लिंक पाकिस्तान से इस्टेब्लिश हो जाता था, और इस पीरियड में कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो चुके थे जो अपने दम पे खड़े हुए थे, आईएसआई से कोई उनको मदद नहीं चाहिए थी, और ये बड़ी बड़ी घटनाएं भी कर देते थे, सिर्फ इनको पैसा देना पड़ता था। इसमें से एक बन के आया उभरा जो कि लश्कर ए तैयबा के लिए बड़ी समस्या बना, वो जैश ए मोहम्मद था। हालांकि दोनों ने मिलकर भी कई सारे ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन इंटर राइवलरी है दोनों में। तो जैश ए मोहम्मद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कश्मीर के लोकल लड़कों को पिक करता था, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ पैसा और हथियार उन तक पहुँचाते थे, और फिर उनको पोस्टर बॉय वाली इमेज उनकी बनानी शुरू करते थे, और फिर वो काफ़ी फेमस हो जाते थे। तो जो लोकल लोग जो सेंटिमेंट्स थे वो भी आर्मी के खिलाफ हो जाते थे इन पोस्टर बॉयज़ को देखते हुए, और ये पोस्टर बॉय एकदम मूवमेंट के हीरो जैसे चे गुवारा जैसा पोस्टर बनता है, जैसे वो फिडेल कास्ट्रो जैसा पोस्टर बनता है, वैसा इनका पोस्टर बना करके कश्मीर में फैलाया जाता था। इस तरीके से काम करता था जैश ए मोहम्मद। तो जैश ए मोहम्मद वगैरह को आईएसआई का बहुत सपोर्ट चाहिए नहीं था, ट्रेनिंग वेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इस वजह से अब लश्कर ए तैयबा की बहुत ज़रूरत आईएसआई को थी नहीं। जैश ए मोहम्मद, हुजी हो गया, हरकतुल इस्लाम जिहादी, और भी ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इस समय पर काम करने लगे थे, बड़े कंफर्टेबली काम कर रहे थे। तो लश्कर ए तैयबा इसलिए वीक हो गया। दूसरी चीज़ थी प्रेशर बहुत पड़ गया इंटरनेशनली, यूएस ने एकदम टारगेट कर लिया। यूएस ने टारगेट क्यों किया? क्योंकि इसके जो लिंक्स थे वो ओसामा के साथ थे, हाफिज़ सईद के, इसलिए वो यूएस के लिए दिक्कत थी। वरना यूएस को देखो, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ यूएस ने लिटरली कुछ नहीं किया है। मौलाना मसूद अजहर बिल्कुल खुलेआम, उसने वो यूके गया था, यूके में जाकर के अपनी तकरीरें कर रहा था, और उसको कभी अरेस्ट नहीं किया गया। हालांकि वो एकदम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उस समय बन चुका था भारत में, तभी वो यूके में जाकर के अपनी तहरीरें करा। तो लश्कर के लिए मतलब जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कुछ नहीं किया यूएस ने। यूएस लश्कर के ऊपर क्यों चढ़ा हुआ था? वो इसी वजह से चढ़ा हुआ था क्योंकि इसके ओसामा से लिंक थे और यूएस के लिए प्रॉब्लम थी वो, और फिर वो लिंक स्थापित भी हुए। तो प्रेशर के बाद क्या हुआ कि लश्कर ए तैयबा एक तरीके से फिर इसने अपने ऑफशूट्स खोलने शुरू किए, क्योंकि नाम सेम तो रख नहीं सकते। तो सबसे पहला जो इसने नाम बदल करके एक दूसरा चेहरा देने, लश्कर को दूसरा चेहरा देने की कोशिश करी, वो साल 1990 में करी। मैंने आपको टाइम बताया था कि वही टाइम है जब सिचुएशन बदल चुकी है, सोवियत यूनियन चला गया और अब सिचुएशन दूसरी हो चुकी है वहाँ पर। तो पहली बार इसका नाम चेंज करके एक चैरिटेबल फ्रंट इसका बनाया गया, जिसका नाम फलाए इंसानियत रखा गया, कि मतलब भाई फाइनेंसिंग करनी है, डायरेक्ट कैसे करें? तो अब क्या होगा कि दुनिया भर से पैसे आपके पास आएंगे और दुनिया भर के पैसे को आप अपने टेरर के लिए इस्तेमाल करोगे। तो ये फलाए इंसानियत जो है 1990 में बनाया गया, एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें दुनिया भर से पैसे आते थे और फिर इसको यूज़ किया जाता था। तो पहला ये ऑफशूट था इसका। उसके बाद दूसरा इसका ऑफशूट जो बना वो साल 2002 में बना। यही 2001 में जब यूएस ने काफ़ी प्रेशर डाला तो इन्होंने उसी मिलिट्री विंग लश्कर ए तैयबा का नाम चेंज किया, जमात उद दवा का नाम इसको दे दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, जो लश्कर ए तैयबा था उसका तो मतलब पूरी तरीके से यही था कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है, जिहाद है। लश्कर ए तैयबा लश्कर है, ग्रुप है जो जिहाद करेगा, लश्कर ए तैयबा। लेकिन जो जमात उद दवा है उसका मतलब क्या है कि हम नॉन वायलेंट तरीके से आप तक आउटरीच करेंगे। इसका ये मतलब होता है कि नॉन वायलेंट तरीके से आप तक आउटरीच करेंगे। उसका चैरिटेबल फ्रंट दिया, उसका मतलब था कि चैरिटी करेंगे, ह्यूमैनिटेरिज्म करेंगे और कई सारे अस्पताल बनाएंगे, फाउंडेशंस बनाएंगे, इस सब तरह का काम करेंगे। तो जमात उद दवा मतलब आउटरीच थ्रू नॉन वायलेंस, ये 2002 में बनाया गया कि भाई ये दिखाने के लिए कि लश्कर अब बंद हो चुका है, लश्कर अब नहीं है। और इसके अंदर कई सारे ट्रस्ट स्थापित किए, कई सारों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अल हमाद ट्रस्ट काफ़ी फेमस था, अल मदीना ट्रस्ट का तो ज़रूर सुना होगा आपने नाम, और अल अनफाल ट्रस्ट, ये सब कुछ फेमस नाम थे जो जमात उद दवा के अंदर बनाए गए। कई सारे बड़े बड़े, आप पाकिस्तान के बिजनेसमैन, मैं आपको बता दूं, इस ट्रस्ट के हिस्सा हैं। कई सारे बड़े बड़े सऊदी के जो आप नाम सुनते हो वो इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं। कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो सऊदी में आज भी काम कर रही हैं, बड़ी कंफर्टेबली काम कर रही हैं, वो इन ट्रस्ट में पैसा भेजती हैं। तो जमात उद दवा इन सारे ट्रस्ट के बिना पर सारे चल रहा था, आराम से, पैसे वैसे कोई कमी हो नहीं रही थी। उसके बाद और ज़्यादा ख़राब समय आता है जब ओसामा बिन लादेन मारा जाता है। 2013 के समय पे आई थिंक मारा गया। आई एम नॉट वेरी करेक्ट ऑन द ईयर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन को मार गिराता है यूएस ऑपरेशन
जो हुआ था उसामा बिन लादेन के खिलाफ, जहां एबोटाबाद के एक पूरे किलानुमा घर में वो रह रहा था अपनी फैमिली के साथ, घुस करके वहां पर यूएस ने उसको एलिमिनेट कर दिया और बॉडी भी किसी को नहीं दी। कहाँ गया बॉडी, उसके ऊपर कौन सा मतलब केमिकल डाल के प्रयोग कर रहे हैं यूएस वाले पता नहीं, लेकिन ठीक किया। तो उसामा बिन लादेन को वहाँ पर घुस करके घर में मार दिया जाता है और उसको मारने के बाद उसके सारे कंप्यूटर सब पूरा कमरा ही उठा करके लेके चले जाते हैं अपने साथ। सबके ऊपर रिसर्च होती है और जो हार्ड ड्राइव मिली थी उससे जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की गई, वहाँ से पता लगा कि हाफिज़ सईद के सीधा लिंक्स जो हैं वो एकदम स्टैब्लिश हो गए। उसके बाद यूएस ने और तवा गरम किया तो पाकिस्तान के लिए और समस्या हो गई। तो इसके बाद तो लश्कर ए तैयबा एकदम और ज़्यादा टूटता हुआ चला गया और फिर इनको अपना एक पॉलिटिकल फेस बनाना पड़ा और उसी पॉलिटिकल फ्रंट को इन्होंने नाम दिया मिली मुस्लिम लीग। हाफिज़ सईद ने सोचा कि मिली मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल फ्रंट बना करके लश्कर ए तैयबा बदनाम जो हो गया है उसका एक सही तरीके से इमेज वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो मिली मुस्लिम लीग उसने बनाया। इस मिली मुस्लिम लीग ने हालांकि रिकॉग्नाइज नहीं है पाकिस्तान के अंदर में, इलेक्शन कमीशन नहीं इसको रिकॉग्नाइज करता, लेकिन इन्होंने 2018 में इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए थे और एक इस्लामिक कैलिफेट स्थापित करने की बात भी करी थी। अब ये मिली मुस्लिम लीग तो बन गया, लेकिन उसके बाद अब तक लश्कर ए तैयबा जम्मू कश्मीर में बिल्कुल फेल हो चुका है। आईएसआई को उसको ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा है ये, क्योंकि जैश ए मोहम्मद वगैरह अपने हरकतुल इस्लामी जिहादी ये सब काम कर रहे थे, तो आईएसआई को इनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी। अब दौर एक आता है 2019 में कि 370 आर्टिकल 370 की जो पावर है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है उसके अंदर, और यहाँ से लश्कर ए तैयबा को एक दोबारा मौका मिलता है अपने ऑपरेशंस को रिवाम करने का जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि सेंटिमेंट्स लोगों के हाई थे। अब देखो, इन ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए सेंटिमेंट्स चाहिए होते हैं और इसके लिए उनको समझ आ गया था कि अगर हम पहले के तरीके से ऑपरेट करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें लोकल लोगों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा नेटवर्क चाहिए। बस ये चीज़ होनी चाहिए कि वो लोकल लोग अपने आप में बड़ा ट्रेंड हो। तब यहाँ से एक स्थापना होती है द रेजिस्टेंस फ्रंट की, और द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में बनता है उसी 370 घटना के बाद। अब रेजिस्टेंस नाम रखने पर भी अपने आप में बड़ा एक अनोखा तरीका है। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम रखा इसीलिए गया था ताकि इसको सीधा इस्लामिक टेररिज्म से लिंक ना है। वैसे लश्कर ए तैयबा नाम सुनते ही आप कहोगे, जमात उद दवा नाम सुनते ही आप कहोगे। यहाँ पर इसका नाम रेजिस्टेंस फ्रंट रखते का मतलब ही ये था कि ऐसा लगे एक मूवमेंट चल रहा है कश्मीर में, और ये मूवमेंट किसके लिए? कश्मीरी लोगों के लिए है। किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है जो उनके हकों को छीन रही है। इस तरीके का एक शो दिखाने की कोशिश की गई। और जो चीज़ जैश ए मोहम्मद ने शुरू करी थी, पोस्टर बॉयज़ की पूरी इमेज और इस सब की, वही चीज़ यहाँ पर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने शुरू करी और कई सारे पोस्टर बॉयज़ इसके हुए, जिसमें कई सारे नाम सामने आते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट के संदर्भ में। जैसे एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, शेख सज्जाद गुल। शेख सज्जाद गुल वो व्यक्ति है जो लश्कर ए तैयबा का हिस्सा था, पूरी ट्रेनिंग थी इसके पास, सब कुछ था इसके पास, सब सीखा हुआ था इसने, कई लोगों को सिखाया भी इसने। उसने ही ये द रेजिस्टेंस फ्रंट शुरू किया हाफिज़ सईद के कहने पर। और इसमें जो सबसे बड़ा इसका पोस्टर बॉय बना वो बासित अहमद दार इसका बड़ा पोस्टर बॉय बना। अगर आप देखोगे तो ये शेख बासित अहमद दार है, ये एक पोस्टर बॉय बना काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी सपोर्ट लोगों का इसको मिला लोकली। सज्जाद गुल, ये सब देखो सब लोकल लड़के हैं। ये बासित अहमद दार जो है ये रहने वाला कुलगाम का है। उसके बाद ये सज्जाद गुल है, ये रहने वाला श्रीनगर का है। उसके बाद नीचे आपको सलीम रहमानी दिख रहा है, ये भी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये सिंध पाकिस्तान का रहने वाला है, ये लंबे समय तक भारत में इसने ऑपरेट किया हुआ है। सबके ऊपर 10-10 लाख के इनाम है यहाँ पर। तो ये सब टॉप टेररिस्ट थे जिन्होंने एक तरीके से रेजिस्टेंस फ्रंट को स्थापित किया। और उसके बाद घटनाएं जो हैं वो शुरू की, और इनको शुरू में इन्होंने किसी भी के ऊपर भी गोली नहीं चलाई। इन्होंने लड़ाई करनी शुरू की फोर्सेस से। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक कर दिया, सीआरपीएफ के पोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। और रिसेंट जो जम्मू में आपने सारी घटनाएं सुनी, और इन्होंने टारगेट किया, एक पूरी मैसेजिंग करने की कोशिश करी कि हम उन एरियाज़ को टारगेट करेंगे जम्मू के जहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ से एक मैसेज देगी सरकार को, यहाँ से एक मैसेज देंगे पूरी दुनिया को। इसी तरीके से सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करके, आर्मी के ऊपर, आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक करके एक मैसेज देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की, रेजिस्टेंस फ्रंट की पूरा प्लान था, लेकिन सिक्योरिटी वहाँ पर इतनी चुस्त दुरुस्त थी कि वहाँ पर ये कुछ कर नहीं पाते, और इसीलिए आप ये पहलगाम वाली घटना देख पा रहे हो। रियासी जो हुआ उसमें भी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम जुड़ा, जो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ उसमें भी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम यहाँ पर जुड़ा था। तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट दोबारा से रिवैम्प करके पूरे ट्रेनिंग के साथ, और ये फिर ऑपरेशन ऑपरेट करने का तरीका अगेन सेम है, इसीलिए लश्कर ए तैयबा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं ये लोग, कि बाहर से बॉर्डर पार से ट्रेनिंग करके लोग जो हैं वो एंटर कर रहे हैं भारत में। और ये एकदम क्लासिक
ऑपरेशन का तरीका है लश्कर-ए-तैयबा का, इसीलिए उनका नाम इसके साथ सीधा सीधा जुड़ रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा रेजिस्टेंस फ्रंट की ओरिजिन, इसका फॉर्मेशन, कैसे लश्कर से निकला, लश्कर का पूरा फॉर्मेशन और पूरा दौर, पूरा एक टेररिज्म का जो दौर था उसमें कैसे कैसे बने, वो डिस्कस कर लिया है। आज तो हमने लश्कर-ए-तैयबा और रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर ही डिस्कस किया है क्योंकि अभी पूरा चल रहा है ये, लेकिन इसके बाद हक्कानी नेटवर्क और इन सब के ऊपर भी और पूरा अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इस वीडियो का पार्ट होगा उसमें। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन जो फीस है उसका लोएस्ट एवर प्राइस आपके लिए रखा है 19,999, क्योंकि 75 से ज़्यादा बच्चे अनअकैडमी के पेड कोर्सेज से निकल कर आए हैं। और अगर आप ये फीस पे करते हो तो ऐसा नहीं सिर्फ फाउंडेशन मिलेगा, आपको पूरा कंप्लीट एक्सेस, जो कुछ भी कोर्सेज ऐप पे चल रहे हैं सबका कंप्लीट एक्सेस आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी, सारा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पर आपके लिए लगाए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है इस पूरे कोर्स की, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।